आज की क्लास में हम जानेंगे 3 तरीके की गवर्नमेंट होती है। तो 3 तरीके की गवर्नमेंट। पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट तुम्हें पता है क्या होता है? जो एमपीज होते हैं ना, 545 एमपीज जो चुने जाते हैं, वो जाके एक रूम में बैठते हैं और कानून बनाते हैं, उसको बोला जाता है पार्लियामेंट। ठीक है, अब ठीक है, अब देखो पार्लियामेंट होती है ना, वो होती है सेंटर की। पार्लियामेंट बनाती है, कानून होती है सेंटर की। फिर उसके बाद में आती है लेजिस्लेटिव असेंबली, जो होती है स्टेट की। अब देखो सारी पावर अगर हम दे दे एक बंदे को, मेरी बात सुनो, अगर हम सारी की सारी पावर सेंटर को दे दे, क्यों हंसी आ रही है तुम ना, ये सुन लो, अब मेरी बात सुनो। अब तुमसे क्वेश्चन ये है कि अगर हम सारी पावर्स, सारी की सारी पावर्स हम अगर सेंटर को दे दे, केंद्र की सरकार हर लॉ बनाए, हर चीज पे काम केंद्र की सरकार करे, तो क्या बताओ कि अच्छा होगा या नहीं होगा? किचन का काम था, एजुकेशन, चुप हो जा शिवम, बच्चों को संभालने का काम था, और एक और शॉप का काम था। ये सारे के सारे काम अगर मैं किसको दूं? मैंने ये युवराज को दे दिए। तो युवराज ये बताओ तुम इसे संभाल पाओगे या नहीं? नहीं संभाल पाएगा, मुझे पता है, देखो बच्चों ने बोल दिया वो नहीं संभाल पाएंगे। सो दैट हमें क्या करना पड़ेगा? तो युवराज इन चीजों को नहीं संभाल पाएगा, तो युवराज ने क्या किया? किचन का काम अपनी मम्मी को दे दिया, एजुकेशन का खुद उठा लिया, बच्चों को संभालने का फिर से मम्मी को दे दिया, और शॉप पे जाने का पापा को दे दिया। काम बंट गए ना, काम बढ़ने के बाद काम अच्छे से भी हो जाएगा। एक काम करते, रुको, ये सब कुछ छोड़ो, मैं अब ये बोलती हूँ कि युवराज के बाद जितने कॉपीज हैं, चाहे उसने बना रखे हो नहीं बना रखे, जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी टीचर्स हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स की कॉपी वो 2-2 बार बना के लेके आएगा एक दिन में। नहीं बना सकता ना, मुश्किल है ना, नहीं बना सकता ना, नहीं बना सकता, अभी तो बोल दिया ना नहीं बना सकता। हाँ तो काम बांट दिया ना और हो जाएगा सारा। तो इसी में ऐसे ही होता है कि काम पूरा सेंटर कर नहीं सकती, इसीलिए उसने आधा आधा काम बांट दिया, ऐसे काम बांट दिया गया। अब हाँ, अरे तो पावर भी तो बता नहीं दी कि पावर है इस तरीके से बांट दी, क्योंकि क्यों जाना है? थप्पड़ मारूंगी, चुपचाप बैठ जा। तो समझा रही थी ना, मुझे नहीं पता था मेरी क्लास के बच्चे इतने ज्यादा और इंटेलिजेंट है। हाँ, लॉ मेकिंग पावर क्या होती है? लॉ बनाना क्या होता है? लॉ मेकिंग पावर को देखो ध्यान से कि अगर कोई बंदा लॉ बनाता है, कौन बनाता है लॉ? कानून कौन बनाता है? सरकार बनाती है कानून। सरकार में उस बॉडी को क्या बोलते हैं जो कानून बनाती है? कानून बनाने वाली बॉडी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रूलिंग पार्टी बोलते हैं। और उसके साथ अपोजिशन भी तो मिक्स होती है, दोनों मिलके ही बनाते हैं, तो उस रूम को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। लॉ कौन बनाती है? पार्लियामेंट बनाती है। लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है क्या? क्यों नहीं बनाती? लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती तो है, लॉ बनाती तो है, कानून बनाती तो है, पर लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ और सिर्फ स्टेट के लिए कानून बनाती है और पार्लियामेंट पूरे पूरे इंडिया के लिए कानून बनाती है। ऐसा है क्या? ऐसा है ना कि भाई ये दोनों अलग 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 अलग, मतलब ये पूरे सेंटर के लिए और ये स्टेट के लिए और अपना लॉ बनाती है। ठीक है, अब लॉ कैसे बनता है? 2 तरीके की चीजें होती है। एक पार्लियामेंट में मैंने तुम्हें लोकसभा और राज्यसभा बताया था, और एक प्रेसिडेंट बताया था। इन सबको छोड़ के एक चीज और होती है, इन सबको छोड़ के एक चीज और होती है। वो क्या होती है? वो होती है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, और जुडिशरी। ये 3 पार्ट और होते हैं इन सबको छोड़ के। ठीक है, ठीक है क्या? ये जो लेजिस्लेटिव है ना, इसी को पार्लियामेंट कहते हैं। इस पार्लियामेंट के साथ 2 चीजें और चलती है।
पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं कानून, इसी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली में भी बनाए जाते हैं कानून। ये लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ये तो हो गई स्टेट की। पार्लियामेंट को सीधा लेजिस्लेटिव नाम दे दिया विधायिका हिंदी के अंदर। तो लेजिस्लेटिव कानून बनाएगी, एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, उसको सारे के सारे इंडिया में फैलाएगी, और जुडिशरी अगर कुछ गलत है तो उसमें न्याय देगी। ये 3 फंडे हमारी सरकार में चलते हैं क्या? अब ये बताओ लेजिस्लेटिव में पर्सन कौन कौन होंगे, मेंबर कौन कौन होंगे लेजिस्लेटिव के अंदर? मोदी, हाँ, राज्यसभा वाले और लोकसभा वाले बंदे किसमें होंगे? लेजिस्लेटिव में। बचे हुए जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी भी हो गया, और जो बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, बड़े लीडर्स हैं, वो सारे आएंगे एग्जीक्यूटिव के अंदर, प्लस में IAS, IPS, पुलिस सर्विस, प्लस के अंदर स्पीकर इसमें नहीं आता। इसके अंदर जो हेड होता है ना, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो जगदीप धनखड़ पार्ट और बताया मैंने तुम्हें, इस लेजिस्लेटिव को ही पार्लियामेंट बोला जाता है, जो मैंने तुम्हारी बनवाई थी, जिसके अंदर तुमने कानून बनाए। ऐसा ही था, तुमने कानून बनाए। एग्जीक्यूटिव में वो पर्सन आते हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं वो एग्जीक्यूटिव में पर्सन आता है। ये लिख लो ताकि याद रहे। जुडिशरी क्या करती है? न्याय करती है, जिसके अंदर लॉयर्स और जजेस आते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जज है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे बड़े हैं। ये तीनों चीजें समझ में आई? किसी को कोई डाउट? जुडिशरी जो न्याय करती है, तुम ही हो। बस ठीक है, अब सरकार बन गई, पार्लियामेंट बन गई, जो हर 5 साल बाद चेंज हो जाएगी। ऐसा सब कुछ हमारे इंडिया में चलता है क्या? क्या ये हर देश में चलता है? हर देश में अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे एक होता है डेमोक्रेसी, एक होता है मोनार्की, और एक होता है एनार्की। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, तुम्हें इन 3 चीजों के बारे में जानना है। ठीक है, बिकॉज यू आर इन 6th क्लास नाउ। ठीक है, सो देखो डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब है जिसके अंदर हम किसी बंदे को चुनते हैं, वो आगे जाके कानून बनाता है, कानून बना के उन्हीं लोगों के ऊपर अप्लाई करता है। ठीक है, यानी बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, यानी कि लोगों के लिए, लोगों द्वारा बनाया गया, और जो लोगों के ऊपर ही राज करेगा, उसको बोला जाता है डेमोक्रेसी। जैसे हमारे इंडिया में होती है कि हमने किसी को चुना, उसने आगे जाके लॉ बनाए, और वो लॉ हमारे ऊपर ही अप्लाई होंगे। तो इसमें सुप्रीम पावर किसकी है? पावर किसके पास है सबसे ज्यादा? हमारे पास। ठीक है, युवराज जाएगा, हमने मान लो युवराज को भेजा है, एक सेकंड रुक जा, युवराज को भेजा है, फिर हमें लगा युवराज तो काम का नहीं है, फिर हम युवराज को वापस लोगों के पास हुई ना। जब सबसे ज्यादा पावर लोगों के पास होती है, तब इसे डेमोक्रेसी बोला जाता है। ठीक है, अब बारी आती है मोनार्की की। इस मोनार्की के अंदर पीपल्स के पास कोई पावर नहीं होती, सारी पावर होती है राजा के पास। ठीक है, सारी पावर राजा के पास होती है या फिर रानी के पास होती है। अब अगर तुम इंग्लैंड को देखोगे ना, तो इंग्लैंड के अंदर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब कुछ बनते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कौन रहता है? सबसे ज्यादा पावरफुल कौन रहता है? राजा या रानी, क्वीन विक्टोरिया या एलिजाबेथ, जो बनती रहती है वहां पे। ठीक है, सो ये मोनार्की यहाँ लगती है। एक होती है डिक्टेटरशिप, वो तो मैं बताना ही भूल गई तुम्हें। ये है किम जोंग। हाँ, किम जोंग। ठीक है, तो किम जोंग जैसे अपनी सारी मनमानी चलाता है, उससे ऊपर कोई बोल नहीं सकता। ऐसा किम जोंग के बारे में तो तुम सबने सुना है, डिक्टेटरशिप। अब मान लो मैं यहाँ डिक्टेटरशिप चलाऊं, तो मैं जब मन चाहे किसी को दो दूं, चाहे वो चाहे उसने कुछ किया हो या ना किया हो, जब मन चाहे किसी को कुछ कह दूं।
और सब कुछ मेरी मर्जी चले, तुमसे कोई कुछ भी ना पूछा जाए, तो इसे डिक्टेटरशिप बोलते हैं। ना किसी के पास पावर हो, सिर्फ डिक्टेटर के पास पावर हो, ये चीज होती है डिक्टेटरशिप। एनार्की होती है कुछ होना ही ना, किसी के पास पावर ना होना, ना ही ऊपर कोई अथॉरिटी होना, ना ही कोई प्राइम मिनिस्टर, ना ही कोई प्रेसिडेंट, ना ही कोई सरकार, सिर्फ लोग सीधे इधर उधर घूमने। जैसे पहले आदिवासियों के टाइम पे होता था ना, कोई भी नहीं था, सिर्फ लोग जिंगल अला हू करते इधर उधर घूमते थे। सो वैसे पंकज को क्या पता है? अच्छा हाँ, जिंगल अला हू करता है। वैसे उनकी मौज थी ना उन्हें पढ़ना पड़ता था, शिकार किया, खाना खाया, शिकार नहीं किया तो सीधा पेड़ों से उतार के खाना खाया, इनफ है, कहीं जाना नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल मस्त जिंदगी थी ना। तेरे को वही छोड़ के आएंगे। युवराज को सब पता है तो बस। और अगर ये एनार्की हो, अरे ठीक है, अरे ठीक है, बस अब ये समझ में आया क्या सबको? अब हमारे इंडिया के अंदर क्या है ये बताओ? डेमोक्रेसी है हमारे इंडिया के अंदर। हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी के मेन पॉइंट्स क्या होते हैं कि हमें डेमोक्रेसी का कब पता चलेगा? पहली बात तो पावर पीपल के पास है, और दूसरी बात कि भाई पावर तो पीपल के पास होगी, पहली बात हुई। और दूसरी बात ये हुई कि हर 5 साल बाद सरकार जो है, यानी जो गवर्नमेंट है, चेंज होती है। और दूसरा क्या है कि पावर बांट दी गई है। बांट दी गई पावर को बोलते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म बोलते हैं। जो हमने क्या किया था, हमने सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज के अंदर बांटा था ना पावर्स को, इसको बोलते हैं फेडरलिज्म। ठीक है। और दूसरी चौथा पॉइंट क्या आता है? रिप्रेजेंटेटिव। हमारे पास जो डेमोक्रेसी चलती है, हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी चलती है, उसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, हमने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना, जिसको भी मान लो यहाँ से हमने अनुज को भेजा था ना खड़ा करके, भाई तू मोहन सर से पूछ क्या, तो वो हमारी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है। इसी तरीके से लोग जो अपना नेता चुनते हैं ना, एमपी या एमएलए, वो उनका क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव होता है। समझ में आया? और वो रिप्रेजेंटेटिव जाके क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। क्या लोग डायरेक्ट जाके कानून बनाते हैं? क्या लोग डायरेक्ट जाके कानून बनाते हैं? तो वो कानून कैसे बनाते हैं? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बनाते हैं किसके थ्रू? रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। ये क्वेश्चन था, जैसे मैम ने बताया ना आरएमएस के पेपर में वो सूर्य वाला क्वेश्चन आया था, वैसे ये भी क्वेश्चन आया था। साहिल ने क्या किया पता है? साहिल जो 9th क्लास में ना, उसने क्या किया, क्वेश्चन लिखा हुआ था कि हमारी डेमोक्रेसी कैसी है, पीपल उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, या करते ही नहीं है। ये क्वेश्चन में ऑप्शंस थे, वो डायरेक्ट पे टिक कराया। अब मेरे को ये बताओ, अगर सारे के सारे लोग डायरेक्टली सीधा सीधा जाके कानून बनाने लग जाए, तो कितनों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी? क्या बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे ना। तो लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं जो आगे जाके कानून बनाते हैं। तो फिर हमारी इन्वॉल्वमेंट क्या हुई? डायरेक्ट हुई या इनडायरेक्ट हुई? इनडायरेक्ट हुई ना। हमारी इन्वॉल्वमेंट कैसी हुई? इनडायरेक्ट हुई। और हमारी डेमोक्रेसी का नाम क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हाँ, ये समझ लो। स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेसी। पहले हमारे इंडिया में भी डेमोक्रेसी नहीं थी, तो उसके लिए क्या क्या किया गया वो सुनो। ठीक है। पहले इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं थी, फिर उसके बाद में क्या हुआ? अंग्रेजों का राज था, तो कहां से होगी? अभी तो बताइए डेमोक्रेसी क्या थी? डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल्स की गई कि भाई हमें डेमोक्रेसी चाहिए, इंडिया को आजाद किया गया, उसके बाद में इंडिया में डेमोक्रेसी लाई गई। ठीक है। अब ये जो डेमोक्रेसी आई, इसमें वोटिंग होती है। सबसे बड़ी बात तो क्या होती है? वोटिंग होती है। लोग वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। लेकिन पहले के जमाने में क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ वोट देने का राइट था ना, वो या तो रिच पीपल्स को था, कि जो रिच है उनको वोट मिलेगा, जिसके पास बहुत ज्यादा लैंड थी यानी जमीन बहुत थी, वो वोट दे सकता था। बचे हुए जो गरीब बंदे थे, मतलब जो गरीब थे बिल्कुल, उनको कोई भी राइट नहीं था। विमेंस को कोई भी राइट नहीं था। यानी गरीब लोगों को, गरीब लोगों को और वुमेन्स को, चुप हो जा, गरीब लोगों को और विमेन्स को वोट देने का अधिकार नहीं था।
ठीक है, यानी इन दोनों को ही राइट नहीं था कि वो वोट दे सके। तो क्या ये बताइए असली में डेमोक्रेसी थी क्या? कि भाई दो लोगों को, दो तबके की लोगों को, मतलब दो तरीके के ग्रुप्स को तो राइट मिला ही नहीं, तो क्या डेमोक्रेसी है? नहीं है ना ये डेमोक्रेसी, कि भाई दोनों को, गरीब लोग भी वोट नहीं दे सकते, वुमेन्स भी वोट नहीं दे सकती, सिर्फ अमीर लोगों की सरकार बन गई फिर तो। सो ये चीज अच्छी नहीं थी, ये महात्मा गांधी ने भी बोला था। महात्मा गांधी ने भी अपनी एक नोवेल लिखी थी, एक नोवेल है उनकी, उस नोवेल के अंदर उन्होंने ये बोला था कि इन दोनों को वोट देने का अधिकार नहीं है, यानी कि ये एक डेमोक्रेसी नहीं है। महात्मा गांधी की बुक थी जर्नल यंग इंडिया, ठीक है। अब इस जर्नल यंग इंडिया के अंदर उन्होंने ये लिखा था कि इन दोनों को वोट देने का अधिकार है नहीं, तो डेमोक्रेसी सही से नहीं बनी है, फेयर डेमोक्रेसी नहीं है। दोनों को भी, इन दोनों को भी मतलब वोट देने का अधिकार होना चाहिए, तब जाके सरकार एक फेयर और वेल नोन सरकार बनेगी, ठीक है। उसके बाद में क्या किया गया कि हमारे इंडिया में जब चुनाव हुए, पहले 1950 में हुए थे, 1952 में स्टार्ट हुए थे, आई एम सॉरी, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था। तो 1952 में जब हमारे चुनाव होने शुरू हुए ना, तो इन सबको, इनको भी और इनको भी, सबको वोटिंग का राइट मिला जो 18+ है, 18+ है जो भी, उन सबको वोट देने का अधिकार मिला, ठीक है। और ये किसकी वजह से हुआ? एज पर गांधी जी की वजह से भी हुआ, और बहुत सारे स्ट्रगल्स किए थे वुमेन्स ने भी और गरीब लोगों ने भी, उनकी वजह से भी लोगों को राइट मिला कि वो वोट दे सके, ठीक है। अब 18+ के लोग जब वोट देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट, हाँ, नथुराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी थी, उनकी बात आप बाद में करेंगे, ठीक है। वो पता नहीं। अब देखो 18+ लोग जब वोट देते हैं तो उन्हें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बोला जाता है, ठीक है। यानी तुमसे अगर ये पूछ लिया जाए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, तो क्या बोलोगे? 18+ के लोग जो वोट दे सकते हैं उन्हें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बोला जाता है। कई जगहों पे इसको बोला जाता है, हाँ बोल। हाँ बोल दे कोई भी पूछ रहा हो। देश आजाद लोगों ने करवाया था, ओके। अरे उनकी स्टोरी बाद में जानेंगे, अरे उनकी बहुत लंबी स्टोरी है, बाद में जानेंगे। अब देखो कोई बात नहीं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को ही यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज भी बोला जाता है, दो नामों से जाना जाता है। क्यों सफरेज क्यों बोला जाता है ये बताती हूँ। क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रही थी ना, ये भी आप पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या होती है, 14 से 18 तक चली थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये पढ़ेंगे जैसे ये खत्म होता है ये वाला चैप्टर। तो कब तारीख बताऊं क्या? तारीख 2 जनवरी को, तो यूट्यूब पे देख लेना। अब मेरी बात सुनो, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, इन दोनों को, ये दोनों एक ही नाम है। तो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज क्यों बोला जाता है? जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था ना, उस टाइम पे औरतों ने और गरीब लोगों ने, स्पेशली औरतों ने ही एक सफरेज खड़ा किया था। सफरेज का मतलब होता है, मतलब किसी चीज से जूझना जो होता है ना, कि भाई हम किसी चीज से जूझ रहे हैं या फिर हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, इस चीज से जूझ रहे हैं, मान लो कोई बीमार हो जाता है तो उस बीमारी से वो सफर कर रहा है, सफरेज है उसकी ये। सो इस तरीके से क्या हुआ, औरतें वोट ना देने की वजह से जूझ रही थी। क्यों? क्योंकि ना भाई अलग अलग सी सरकारें आ रही थी, उनकी मर्जी के बिना, मतलब अमीर लोगों की सरकारें आ रही थी, तो उनके लिए ये चीज सही नहीं थी, तो वो सफरेज में थी, यानी दुख में थी और उस चीज को झेल रही थी। इस वजह से इन्होंने क्या किया, अपनी एक स्ट्राइक शुरू की, यानी कि रैलियां निकालनी शुरू की, प्रोटेस्ट करना शुरू किया। इस वजह से उनको वोट देने का अधिकार भी मिल गया था। उनको वोट देने का अधिकार मिला, इसीलिए इसे यूनिवर्सल, चुप हो जा, इसीलिए इसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज भी बोला जाता है। समझ में आया क्या? तो ये हमारा चैप्टर आज यही खत्म हो जाता है। अरे नहीं करना,
ये हमारा चैप्टर अब यही खत्म हो जाता है इसी के साथ। थैंक यू मेरी क्लास।